तो फ्लूइड मैकेनिक्स में शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर्स हैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने। तो चैप्टर्स में तुम्हारा है सबसे पहला फ्लूइड मैकेनिक्स में इंट्रोडक्शन में आ जाता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये जो है ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही समझो। ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है इसको तुम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही समझो। ये इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे। एक पहला ये होगा, इसमें भी ये मैं अब सारा कुछ बता दूंगा। ये जो तुम लोगों के सामने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं सब बता दूंगा कि प्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम लोग ध्यान रखना। ये पीडीएफ भी वैसे तुम लोगों को मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने नोट्स बाद में बना लेना उनसे। अभी सब समझते चलो। उसके बाद में हमारे पास में फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट का क्या है कि यहाँ पे हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या उसकी यूनिट्स होती हैं, क्या डिवाइसेस होते हैं, वो सब हमारा फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट इस वाले चैप्टर में आएगा। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये जो शुरू के दोनों चैप्टर हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ये और ये दोनों प्री के लिए काफी अच्छे इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासकर छोटे एग्जाम्स में। छोटे एग्जाम जैसे कि जूनियर इंजीनियर वगैरह का जो एग्जाम आएगा उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, ये भी प्री और मेंस ये दोनों के लिए है। ये दोनों के लिए है। इसमें अगर थोड़ा ठीक ठाक से अगर वो लेवल बनाएगा तो प्री में भी वो क्वेश्चन डाल देगा, इसमें से बन जाएंगे। ऐसे ही ये है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, ये भी तुम्हारा प्री और मेंस दोनों के लिए है। प्री में भी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बना देगा, न्यूमेरिकल्स बना देगा कुछ। और क्या पूछ सकता है, डेफिनेशंस पूछ सकता है, जैसे कि बॉयंसी क्या होता है, ठीक है, मेटा सेंटर क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, इस तरह की चीजें तुमसे यहाँ पे बॉयंसी एंड फ्लोटेशन इस वाले चैप्टर में पूछ सकता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे करके पूछ सकता है। और फिर मेंस में तो बड़ा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद में आता है यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये दोनों चैप्टर बहुत बढ़िया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों के दोनों। इन दोनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस प्री में बहुत ज्यादा होती है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और मोस्टली अगर मैं अच्छे लेवल्स के एग्जाम्स की बात करूं तो प्री में जितने भी फ्लूइड में क्वेश्चंस आते हैं ना वो मोस्टली वो यहाँ से डालता है। यहाँ पे जैसे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं तुम लोग थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे कि एक्सेलरेशन तुम लोगों ने देखा होगा, एक स्टेडी स्टेट कंडीशन का होता है, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, एक स्टेडी एक्सेलरेशन होता है, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी होता है, ये सब निकालने के लिए आता है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है फिर हमारे पास में वोर्टेक्स फ्लो मोशन, वोर्टेक्स मोशन या फिर वोर्टेक्स फ्लो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लूइड, ये रोटेशनल या फिर रोटेशनल फ्लूइड। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन दोनों चैप्टर्स के अंदर, फ्लूइड में काइनेमेटिक्स और ये डायनामिक्स में। तो ये प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है मोमेंटम इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस। यहाँ से प्री में जो है एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं और वो मैं डायरेक्टली जो इक्वेशन होगा वो बता दूंगा तुम लोगों को, तो उसी से प्री में क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। फिर बचता है मेंस। मेंस में भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो वहीं से आता है, तो ये भी प्री और मेंस के लिए है। तो प्री में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा अपना जो बर्नौलीज। और इसके 7 चैप्टर के बाद में हमारे पास में है अपना 8th चैप्टर। अब ये 8th चैप्टर में क्या है, लेमिनार फ्लो। अभी लेमिनार फ्लो में जो है यहाँ पे प्री के हिसाब से भी होता है और मेंस के हिसाब से भी होता है, ठीक है। ऐसी टर्बुलेंट फ्लो है, यहाँ पे प्री के अकॉर्डिंग भी होता है एंड मेंस के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन इनकी अगर मैं बात करूँ, इनकी वेटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम वेटेज रहता है ये। तो ये मान लो कि ये 20% के आसपास है प्रोबेबिलिटी इसके पूछे जाने की। ऐसी बाउंड्री लेयर, इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है 10% के आसपास है पूछे जाने की। ऐसी पाइप फ्लो, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बाउंड्री लेयर के जो क्वेश्चन है वो मेंस में ज्यादा आते हैं, और मेंस में थोड़ी सी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, यानी कि 30 to 40% कह सकते हैं कि भैया इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऐसे ही अब हमारे पास में पाइप फ्लो, इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लगभग 70% प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। और ये प्री में भी इतनी प्रोबेबिलिटी और मेंस में भी इतनी प्रोबेबिलिटी मानो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। पाइप फ्लो में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस है हमारे पास में, ये मेंस के लिए है डायमेंशनल एनालिसिस। और फिर ये है ऑरिफिस नोचिस एंड वियर्स, ये हमारा प्री में आता है।
और मेंस में इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, मेंस में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये हमारा टोटल इंडेक्स है। यहाँ पे 13 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, और 13 चैप्टर में से अब हम जो पहला चैप्टर अपना है वो शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा, एक सेकेंड, जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला है एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो। अब ये हमारा यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहला हमारा चैप्टर यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। ये जो चैप्टर है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये वाला चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, फ्लूइड के बारे में समझना है कि फ्लूइड क्या होता है। तो जो फ्लूइड है वो एक तरह का सब्सटेंस है। फ्लूइड क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है। और कैसे सब्सटेंस है? फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकता हो, है ना। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो सकता हो, फ्लो हो सकता हो। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कंटिन्यूज टू फ्लो। अब क्या होता है कि जब वो फ्लो हो रहा होता है, यानी कि जब वो बहता है, फ्लो होता है, तब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डिफॉर्म हो रहा है। कैसे डिफॉर्म हो रहा है, देख लो। मान लो कि हमारा फ्लूइड है और वो क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लूइड हो रहा है, फ्लो। तो अब ये देख लो, ये जो मैं अभी यहाँ पे शेडेड लाइंस बना रहा हूँ, ये तुम्हारा है ग्राउंड, यानी कि बेस है, और उसके ऊपर तुम्हारा फ्लूइड है, ये रहा, ऐसे फ्लो हो रहा है। ये तुम्हारा क्या है, फ्लूइड है, जो मैंने थोड़ा सा डार्क शेड किया हुआ है। सॉलिड शेड में जो है वो तुम्हारा फ्लूइड। अब फ्लूइड बहता कैसे है, जब फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो फ्लूइड का मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट जो है जब वो फ्लो करेगा फ्लूइड, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, फिर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, देन फिर वो यहाँ पास ऐसे आएगा। तो फ्लूइड का मतलब क्या है कि पॉइंट्स अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है डिफॉर्म, इसी वजह से यहाँ पे डिफॉर्म वर्ड भी है कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होता रहता है। अब कैसे डिफॉर्म होता है? अंडर द एक्शन ऑफ शेयरिंग फोर्सेस। शेयरिंग फोर्सेस की वजह से क्या होता रहता है, डिफॉर्म होता रहता है या फिर फ्लो होता रहता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, शेयरिंग फोर्सेस की वजह से फ्लो हो रहा है। ये हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, शेयरिंग फोर्सेस की वजह से फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब शेयरिंग फोर्स कितने भी छोटी सी छोटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन फ्लो करेगा फ्लूइड, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। वैल्यू जो है शेयरिंग फोर्स की कितनी भी छोटी हो सकती है, लेकिन फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद में देख लो, फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं फ्लो करने में। फ्लूइड जो होते हैं कैपेबल होते हैं फ्लो करने में, और वो क्या करते हैं, वो कोई भी शेप ले लेते हैं। जिस भी वेसल में आप उसको रखोगे, उस वेसल की वो शेप ले लेंगे। तो ये फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि फ्लूइड क्या होगा, फ्लो करेगा, शेयरिंग फोर्सेस की वजह से फ्लो करता है। किसी भी वेसल में अगर आप रखते हो, वेसल यानी कि बर्तन में आप रखते हो, तो उसकी शेप ले लेता है। तो ये फ्लूइड्स की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। अब उसके बाद में है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं फ्लो प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो फ्लो करने वाली जो प्रॉपर्टी है ना फ्लूइड की, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये एब्सेंट होती है सॉलिड्स में, यानी कि ये चीज जो है सॉलिड्स के अंदर नहीं होती। और आपने देखा भी है कि सॉलिड जो है एक ही जगह रखा रहता है, तो सॉलिड तो कहीं और बह करके चला नहीं जाता, तो सॉलिड्स में ये एब्सेंट होती है। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगर फ्लूइड हमारा क्या है, रेस्ट पे है, इफ अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, यानी कि अगर फ्लूइड कोई भी रेस्ट पे है, तो वहां पे कोई भी शेयरिंग फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा होगा। यानी कि फ्लूइड अगर कोई भी रेस्ट पे है, रुका हुआ है फ्लूइड, बह नहीं रहा है, तो वहां पे शेयरिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यानी कि शेयरिंग फोर्स कब लगेगा, जब फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा, तब लगेगा। और आगे देखो, एंड देयर फॉर ऑल द फोर्स एक्टिंग मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू विच दे एक्ट। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, जितने भी फोर्सेस फ्लूइड पे लग रहे होते हैं, वो परपेंडिकुलरली लगते हैं। इस बात को याद रखना। फ्लूइड कैसे लगते हैं, फ्लूइड पे फोर्सेस कैसे लगते हैं, परपेंडिकुलरली लगते हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब यहाँ आगे देख लो, हाँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट है हमारा, फ्लूइड कितने तरह के होते हैं, फ्लूइड होते हैं दो तरह के। फ्लूइड जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास में आइडल फ्लूइड, और एक होता है हमारे पास में रियल फ्लूइड या फिर प्रैक्टिकल फ्लूइड। अब ये किस तरह के फ्लूइड्स हैं, क्या कहने का मतलब क्या है, आइडल फ्लूइड क्या है और रियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या है। जिस तरीके से इंसान होता है ना भैया, कोई भी एक रियल इंसान है, आदमी क्या होता है, एक इंसान क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, रियल चीज है।
वो किसी ना किसी को आइडल मान करके चलता है, फिर कुछ सोचता है ना कि भैया मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, यानी कि वो एक अपना आइडल बना लेता है कि भैया मुझे वैसा करना है या फिर उसके जैसा बनना है। तो फ्लूइड्स में भी एक ऐसे ही होता है आइडल फ्लूइड, और रियल फ्लूइड तो है ही। तो अब दोनों की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो आइडल फ्लूइड में क्या होता है, कोई विस्कोसिटी नहीं होती, यानी कि कोई भी गाढ़ापन नहीं होता, ठीक है, विस्कस होता ही नहीं है, यानी कि बड़े आराम से फ्लो कर सकता है। आइडल फ्लूइड बड़े आराम से फ्लो कर सकता है। इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, तो वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक चीज और बता दूं, फ्लूइड्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं, किस चीज के कॉम्बिनेशन, लिक्विड्स के और गैसेस के दोनों जो होता है ना, ये फ्लूइड्स में आते हैं। फ्लूइड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि किस दो पार्ट में, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आया इनकम्प्रेसिबल, ये गैस के लिए आया है, ठीक है, और लिक्विड तो हमारा होता ही है इनकम्प्रेसिबल। अब देखो, नो सरफेस टेंशन, कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता, ठीक। तो ये तीनों चीजें आइडल फ्लूइड के अंदर नहीं होती हैं, और ये जो पॉइंट यहाँ पे है आप लोगों के सामने आइडल फ्लूइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज पूछता है कि आइडल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज है। अब देखो यहाँ पर रियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, और कंप्रेसिबल भी होता है, यानी कि दबाया भी जाता है। तो ये सब क्या है, एक रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, आइडल फ्लूइड को हम इमेजिनरी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। आइडल फ्लूइड को हम कैसे जानते हैं, एक इमेजिनरी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, वो क्या होता है, इमेजिनरी है, हम मान करके चलते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि भैया ऐसा कुछ बने, कल्पना करते हैं, तो इमेजिनरी है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब देखो आगे, फ्लूइड्स को हम कॉन्टिन्यूम कहते हैं। फ्लूइड्स आर कंसिडर्ड एज कॉन्टिन्यूम, या फिर एक वर्ड और आता है कॉन्टिन्यूम इन नेचर, एक वर्ड और आता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूम इन नेचर। तो फ्लूइड्स आर कॉन्टिन्यूम इन नेचर, इस बात को याद रखना। ये जो है प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है और मुझे याद है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, और ऑप्शंस में दिया हुआ था वहां पे कॉन्टिन्यूम। तो ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये। तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को हमें याद रखना है। और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है वो समझ लो। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है कि फ्लूइड जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है। फ्लूइड क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, उसके बीच में कोई भी वर्ड नहीं होता, कोई भी जगह नहीं होती है फ्लूइड के अंदर। तो एक ऐसी चीज जो लगातार होती है और उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूम कहते हैं। देन उसके बाद में अब हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे काम आएंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जैसे कि मास डेंसिटी। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आने वाली है। मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट, ये सब बहुत काम आएंगे, भी हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा तुम्हें ये चीजें। तो सबसे पहले हम समझते हैं मास डेंसिटी को। ये मास डेंसिटी क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये रो का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे बनता है, रो का सिंबल है। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट्स है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड का जो स्पेसिफिक वेट होगा वो, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वाटर के स्पेसिफिक वेट। अब ये वाटर का जो स्पेसिफिक वेट है ये क्या है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे लिए जाता है, ठीक है, कितने पे लिया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे लिया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार कि जो आपका स्पेसिफिक वेट है वाटर का वो कितने टेम्परेचर पे लिया जाता है, तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है। अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी, ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कहता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, ये जो आपके सामने है ये है गामा, गामा से डिनोट करते हैं। और गामा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, रो इंटू जी, ये रो है इंटू जी। रो हमारा क्या है, मास डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी अगर हम करते हैं तो वो बन जाएगा वेट डेंसिटी। कैसे बना, अब देख लो भैया, वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा मास इंटू हमारा ग्रेविटी, ये तो होता है। और ये मास इंटू ग्रेविटी देख लो यहाँ पे, तो अगर मास डेंसिटी है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, अगर मैं कर दूं मास डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, तो ये आपका बन जाएगा क्या, सीधा सीधा है, ये आपका वेट डेंसिटी बन जाएगा।
ये लो जी, ये आपका बन गया वेट डेंसिटी। तो ये चीज है, ठीक है। तो वेट डेंसिटी होता है ये, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, इसके यूनिट्स होते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड। अब अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूं, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, यहाँ पे जो वर्ड आया है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव का मतलब है कि भैया एक दूसरे से रिलेट करना है यहाँ पे, तो ये है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये होता है किसी एक की डेंसिटी दूसरे से कंपेयर करना है, यहाँ पे वो चीज है। तो इसी के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ρ1/ρ2 है, एक सब्सटेंस की डेंसिटी, उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी से। तो यहाँ पे मैंने एक डिनोशन भी किया है, डिनोशन यानी कि डिनोट किया है मैंने, कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये देखो मैंने इसको डिनोट किया हुआ है, कैसे डिनोट करते हैं, ρ1/2, 1/2 का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट देखते हैं जो कि होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब है हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट वेट, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट वेट, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा वो ऊपर आएगा और जो वेट होगा वो नीचे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसके लिए वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है, मीटर क्यूब, और वेट कितना होता है, किलोग्राम या फिर किलो न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी यूनिट्स होती है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम या फिर मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन, ये आपकी क्या है यहाँ पे यूनिट्स है इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हमारे काम आने वाली हैं वो है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डेंसिटी है और ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ये आपका मास है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे आपका मास है, ये आपका मास है। तो मास को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया है मैंने यहाँ पे, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जब मैं कर दूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा, तो ये ऐसे मेरा मास मिला हुआ है मुझे। यहाँ पे वेट, वेट कैसे निकालेंगे भैया, इसी डेंसिटी में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे ना, और इसमें आप किससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, जी से कर दो, तो ये डेंसिटी और जी ये क्या बन जाएगा, गेमा गामा बन जाएगा, यानी कि वेट डेंसिटी। तो वेट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो वेट इक्वल्स टू वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बड़ा आसान है, यूनिट्स उसकी हो जाएंगे किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट है यहाँ पे गामा इक्वल्स टू रो जी, ये तो अभी अभी हमने देख ही लिया है, इसकी यूनिट से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये है। अब एक रिलेशन जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये रिलेशन हमारे अभी काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में है कि एक 3 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, उसका वजन कितना है, उसका वजन उसने हमें दिया है 23.7 न्यूटन, 23.7 न्यूटन क्या है, पेट्रोल का वजन है। उसने कहा है कि मास डेंसिटी निकालो, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालो, स्पेसिफिक वेट निकालो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो पेट्रोल की। ये क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड प्री में आया था ये। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में सारी चीजें गिवन है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं पहले बताता हूँ, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में कैसे आया था, इसमें से हमसे एक दो चीजें पूछ ली थी, जैसे कि मास डेंसिटी और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे ऐसे करके हमसे एक दो चीजें यहाँ पे इसने पूछ ली थी। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसको तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है ना, ये वेट गिवन है, ये वेट गिवन है, और वेट कितना है 23.7 न्यूटन गिवन है। तो यानी कि वेट के लिए तुम लोग जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग को पता है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मास निकाल सकते हैं। तो मास हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, वेट अपॉन ग्रेविटी करके। तो ऐसे हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा मास। तो अब क्या करना है,
मास डेंसिटी इसने हमें कहा है ना निकालने के लिए, तो हम क्या कर लेंगे, अभी देखो मास डेंसिटी हमें निकालना, पहले तो इसने मास डेंसिटी कहा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मास मिल जाएगा, फिर मैं मास अपॉन वॉल्यूम कर दूंगा, क्योंकि इसने 3 लीटर दिया है, वॉल्यूम भी उसने हमें दे रखा है ना, कितना है 3 लीटर है, वो उसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे आपका एक आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा मास डेंसिटी का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मैंने बताया था क्या था फॉर्मूला, स्पेसिफिक वॉल्यूम का वॉल्यूम अपॉन वेट, वो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम कर लेंगे वॉल्यूम अपॉन वेट का फॉर्मूला अप्लाई, वो नीचे है, स्पेसिफिक वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे है, ये रहा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट भी निकल जाएगा आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकलेगा, सब कुछ क्या है फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन भी और आंसर भी आप लोगों के सामने ही यहाँ पे। देन इसके बाद में आपके पास में आता है स्पेसिफिक, सॉरी विस्कोसिटी। इसके बाद में आपके पास में आता है यहाँ पे सिर्फ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे देखो विस्कोसिटी के लिए, तो विस्कोसिटी अब क्या है, अब विस्कोसिटी को देखते हैं। तो इसके लिए देखो द लेयर ऑफ फ्लूइड नियरेस्ट टू द बाउंड्री देयर बाय वेलोसिटी इज 0। इसका कहने का क्या मतलब, रुक जाओ, यहाँ पे ये तो इसने थोड़ी सी आगे की चीज बता दी, मैं पहले विस्कोसिटी को समझा देता हूँ। विस्कोसिटी क्या है कि जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो कितना आसानी से फ्लो हो पा रहा है या कितना मुश्किल से फ्लो हो पा रहा है, इसके बारे में आपको विस्कोसिटी बताती है। तो विस्कोसिटी जो है उस फ्लूइड की होती है प्रॉपर्टी। अब आप देख सकते हैं जैसे कि पानी है, उसकी विस्कोसिटी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है पानी की। अगर मैं शहद यानी कि हनी की बात करूं तो उसकी विस्कोसिटी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है हनी की। तो हर एक फ्लूइड की अपनी अपनी विस्कोसिटी होगी, और विस्कोसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या प्रॉपर्टी है जिससे वो ऑफर करता है, क्या रेजिस्टेंस ऑफर करता है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफर करता है। अब फ्लो के लिए मैंने शुरू में ही एक चीज बताई थी कि फ्लो कब करता है, जब डिफॉर्मेशन आता है। वो डिफॉर्मेशन किस तरह का, शेयर और एंगुलर डिफॉर्मेशन है। वो डिफॉर्मेशन किस तरह का है, वो शेयर और एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ये चीज यहाँ पे गिवन दी है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज है, ये जो है ये आप नोट करके लिखेंगे, ये रहा। और ये क्या है, ये इसने हमें कहा है कि जो फ्लूइड की, जो भी हमारा फ्लूइड होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी कि बाउंड्री पे एकदम जो बाउंड्री है उस पे टच होता हुआ जो फ्लूइड होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो ये यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बाउंड्री पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होती है। तो ये भी मेंशन कर लो, प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू कोहेजन। अब ये जो विस्कोसिटी है, इस विस्कोसिटी के बारे में है ये। विस्कोसिटी क्या है, प्राइमरली कोहेजन की वजह से। अब ये कोहेजन क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स। दूसरा, एक तो हमारा क्या हो गया, कोहेजन हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है, ये गैसेस में होता है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि विस्कोसिटी जो है, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या है, ये हमारा दो कंडीशन में होता है। सबसे पहला है ड्यू टू कोहेजन, लिक्विड्स में कोहेजन की वजह से, एंड गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। तो विस्कोसिटी हमारा लिक्विड में किसकी वजह से है, हमारा कोहेजन की वजह से, एंड हमारे गैसेस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। अब ये मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या है, मान लो आपका एक पार्टिकल गैस का ये रहा, दूसरा पार्टिकल गैस का ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, ऐसे गैसेस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अभी जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ऐसे टकराते हैं ना गैस के पार्टिकल्स, ऐसे टकराते रहते हैं आपस में। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना जो मोमेंटम है, क्योंकि स्पीड है ना इनके पास में, मास भी है, और ये टकरा जा रहे हैं, तो ये अपना क्या कर रहे हैं, मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, यही चीज लिखी है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये वही चीज है। ठीक, चलो अब आगे देखो। तो गैसेस में हमने समझ लिया, गैसेस में कैसे होता है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, एंड लिक्विड्स में कैसे होता है, ड्यू टू कोहेजन। अब हमारे पास में यहाँ पे आता है एक लॉ, एक होता है न्यूटोनियन लॉ। लॉज जो है यहाँ पे दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो लॉ होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन लॉ और एक होता है नॉन न्यूटोनियन लॉ। एक लॉ होता है न्यूटोनियन लॉ, और एक होता है हमारे पास में यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन लॉ। न्यूटोनियन लॉ वो होता है जो
इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन है? ये रही, स्ट्रेस जो है हमारा, यानी कि शियर स्ट्रेस जो है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए du अपॉन dy के। du अपॉन dy क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो अगर ये वाला कंडीशन जो आप लोगों के सामने, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो न्यूटोनियन लॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कंडीशन फॉर न्यूटोनियन लॉ। ये कंडीशन फॉर न्यूटोनियन लॉ। तो इसमें क्या है? शियर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आगे देख लो, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर हमारा वो बन जाता है नॉन न्यूटोनियन लॉ। अभी जो नॉन न्यूटोनियन लॉ है ये आगे आएगा, आगे चैप्टर्स में आएगा। सिर्फ हमें वहां पे क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है नॉन न्यूटोनियन लॉ का, और कुछ नहीं। तो अब मैं इसको बताता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये है आपका वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया? टॉ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं ना, ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो ये हमारे पास में क्या आता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। ये है हमारा कांस्टेंट, ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस बात को याद रखेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका क्या नाम है? यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, देखो, यही होता है हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये क्या होता है? हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होता है, या फिर डायनामिक विस्कोसिटी होता है। ये हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी होता है। एक और विस्कोसिटी होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी, वो आगे आएगा। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, वो आगे आएगा। फिलहाल हम एब्सोल्यूट या फिर डायनामिक विस्कोसिटी को देखेंगे। तो ये जो हमारा विस्कोसिटी है, इसी विस्कोसिटी को हम जनरली पढ़ते हैं, और इसी विस्कोसिटी का डिस्कशन अभी हो रहा था यहाँ पे। जो विस्कोसिटी के बारे में बता रहा था ना, वो इसी विस्कोसिटी के बारे में बता रहा था। विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या है यहाँ पे? पास्कल सेकंड यूनिट्स होती हैं, यानी कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इन सीजीएस होता है। ठीक है, सॉरी, एसआई में होता है हमारा क्या? पास्कल सेकंड या फिर हमारा न्यूटन सेकंड। ये हमारी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। ये हम याद रखेंगे, ये हमारी यूनिट्स है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हमारे विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब ये जो हमारी यूनिट्स हैं, ये एसआई यूनिट्स हैं। ये है हमारी क्या? एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है। और एक हो जाती है हमारी सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में जो हमारी विस्कोसिटी की यूनिट होती है, वो होती है 1 पॉइज। सीजीएस में होती है 1 पॉइज। ठीक है, और ये जो 1 पॉइज है, इसकी वैल्यू होती है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका 1/10 होता है। तो ये क्या हो गई है? हमारी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो गई है। अब अभी हमने देखा है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। अब हम देखेंगे अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए देख लेते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में देखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? अगर मैं अपने डायनामिक विस्कोसिटी को ही, जो मेरी डायनामिक विस्कोसिटी थी, उसी को अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे क्या है अपनी? ये डायनामिक विस्कोसिटी है, ये है डायनामिक विस्कोसिटी। अगर मैं उसी को अपने किससे डिवाइड कर दूं? डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरी बन जाती है क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये मेरी बन जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और इसकी अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, तो इसकी यूनिट्स होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें याद क्या रखना है कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ऐसे ही यहाँ पे अब ये क्या है? ये एसआई यूनिट्स में है, इस बात को हम याद रखेंगे। ये क्या है? हमारा एसआई यूनिट है। सीजीएस में क्या होता है? ये देखो, सीजीएस में होता है 1 स्टॉक्स। सीजीएस में इसको बोला जाता है 1 स्टॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायनामिक विस्कोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? सीजीएस में 1 स्टॉक्स। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, वो होती है 1 स्टॉक्स। अब ये
1 स्टॉक्स किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो चुका है। अच्छा, ऐसे ही आप इसकी अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो भी निकाला जा सकता है, बड़ा ही इजी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है इसका L2T-1 या फिर M0L2T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत पूछे गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुछ, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे ताकि हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके आसानी से। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर पे हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ये वो है, और 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। तो उसमें अगर मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, किसके, वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी, ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, तो वो इक्वल होता है 1 सेंटीपोइज के। 1 सेंटीपोइज यानी कि 1 पोइज तो आपका हो ही गया। 1 पोइज कितना है, अभी अभी मैंने बताया था। ठीक है, 1 पोइज हो गया हमारा। तो 1 पोइज का भी कितना, 1/10, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 सेंटीपोइज, सॉरी 100 हो गया। सेंटी का मतलब होता है ना क्या, 100 में होता है ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, जैसे ये था, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 10⁻² से, तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है, तो सेंटीपोइज हमारा होता है ये ना। देन उसके बाद में अगर मैं एयर की बात करूं तो यहाँ पे एयर का क्या है, ये होता है 1.81 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये है। ठीक, ये डायनामिक विस्कोसिटी है एयर का। अब उसके बाद में आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर का, वो होता है 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर का वो होता है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके पास में, आपके सामने। अब मैं आप लोगों को एक जो है एक थोड़ा सा याद करने का तरीका भी इसमें बताऊंगा मैं। डायनामिक विस्कोसिटी को आप ऐसे समझो, जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी है, ये जो दोनों तरह का विस्कोसिटी है, इनके बारे में एक ट्रिक बता दे रहा हूँ याद करने का। और जनरली डायनामिक विस्कोसिटी क्या आपको दिखाता है, डायनामिक विस्कोसिटी आपको फोर्स दिखाता है, यानी कि कितना पावर, कितना कह सकते हैं कि फोर्स वो लगा सकता है। और जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो स्पीड बताता है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, वो स्पीड बताता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एयर का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो है 15 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 15 गुना है, किससे, भैया वाटर से, क्योंकि वाटर तो चल ही नहीं पाता ना उतना स्पीड से, हवा चल सकती है। तो मैंने क्या बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको एक तरीके से क्या बता सकता है, स्पीड बता सकता है। तो ये क्या बता सकता है, स्पीड बता सकता है। डायनेमिक में मैं क्या बात कर रहा था, डायनेमिक में बता रहा था कि क्या दिखा सकता है, स्ट्रेंथ दिखा सकता है ना, स्ट्रेंथ पावर दिखा सकता है। तो आप यहाँ पे देखो भैया, म्यू वाटर, वाटर जब पानी अपना फोर्स लगाएगा तो वो तो हवा से बहुत ज्यादा लगाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगाता है। तो यहाँ पे म्यू वाटर आप देख रहे होंगे, ये है 10⁻⁻3, जो कि 10⁻⁻5 से तो बहुत ज्यादा है ना। तो जहां पे डायनेमिक आ गया वहां पे वाटर की वैल्यू ज्यादा, जहां पे काइनेटिक आ गया वहां पे एयर की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पे नीचे है डेंसिटीज कुछ। ठीक है, अब देख लेते हैं डेंसिटीज हमारे पास यहाँ। तो डेंसिटी में हमारे पास में सबसे पहले है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सब याद रखना है। एफएम में सबसे ज्यादा जो मार खाते हैं वो पता है कहाँ पे खाते हैं, वो गलतियां करते हैं डेंसिटी निकालने में सबसे ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी बहुत काम आएगी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में, डेंसिटी बहुत काम आने वाली है। और वो डेंसिटी कन्वर्ट नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ पे देखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हमें याद रखनी है कि डेंसिटी की वैल्यू, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू किस यूनिट में क्या है, जैसे कि यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, अगर मैं बात करूं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर क्या करोगे। तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता होने चाहिए कि कौन से यूनिट्स में क्या वैल्यू होंगी। अब एयर की डेंसिटी देख लो, वो होती है हमारी कितनी, 1.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये चीजें हैं। अब ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आप लोगों के सामने है, ये जो आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन जो है एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इसने पूछा है क्या क्या दिया हुआ है इसने, इस रिलेशन में इसने दिया हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15।
है ना। ऐसे डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर से, तो वैल्यू आएगी 50। तो ये ऐसे कैसे आ रहा है, देखो खुद से पता चल भी रहा है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, हवा तेज चलती है, पानी कम स्पीड से चलता है, तो यहाँ पे हवा की स्पीड ज्यादा, वाटर की कम, वैल्यू आ गई 50। वाटर का फोर्स ज्यादा होता है, हवा का कम फोर्स होता है, तो वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे, ये चीजें हैं, ये वैल्यूज हम याद करेंगे। ठीक, देन अब उसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अब यहाँ पे हमें जो है ग्राफ समझना है। ये आपके सामने ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। कैसे अच्छा है, क्योंकि वो आपसे पूछता है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से घटने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि वो लिक्विड के लिए है विस्कोसिटी या फिर गैसेस के लिए, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है हमें वैल्यू बता देता है। अब देखो क्या बता रहा है ग्राफ, ग्राफ बता रहा है कि लिक्विड के केस में, लिक्विड को देखते हैं पहले, लिक्विड के केस में जो हमारा विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस साइड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे जो हमारा विस्कोसिटी है वाटर का या फिर किसी का भी लिक्विड की बात करें, तो वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, ऐसे कम होता चला जाएगा, इस तरीके से कम होता चला जाता है। देन फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे वो एक सेचुरेशन वैल्यू पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, एक सेचुरेशन जो वैल्यू होगी वहां पे पहुंच जाएगा। ये देख रहे हैं ना आप, ये ग्राफ ऐसा है और फिर ऐसा सीधा हो गया, ऐसे होता है। ऐसे ही आगे देख लो, ऐसे ही इसमें गैसेस में जो टेम्परेचर होता है, सॉरी गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। देन उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाती है, वो भी एक सेचुरेशन पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि पहले बढ़ी, देन उसके बाद में एक सेचुरेशन पे पहुंच गई, एक स्ट्रेट लाइन में बन गई हो। तो आई होप यहाँ तक सभी को ये जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका सिर्फ हमें फॉर्मूला देखना है और कुछ नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था क्या आगे आएगा। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले तो इसको वही हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन से वाले कंडीशन बता देते हैं, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि अनसेटिस्फाई करना पड़ेगा उस कंडीशन को। देखिए, तो कंडीशन हमारा वही है कि शेयर स्ट्रेसेस जो हैं, जो हमारे शेयर स्ट्रेसेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये हमारा बन जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये हमारा क्या बन जाता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बन जाता है। तो यहाँ पे यही चीज है, ये तो आप देख रहे हैं ये वही रिलेशन है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो अब यहाँ पे रिलेशन कैसे बनाएंगे, देख लो, एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला है टॉ इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है टॉ इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ए है, ब्रैकेट में डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब ये फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बी आपका कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये टॉ, ये बी है आपका। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका बी है। यहाँ पे जो एन है, ये एन आपको गिवन होगा, ये एन कितना है आपका, फ्लो इंडेक्स बिहेवियर कहते हैं इसको हम। ये जो एन है ये आपका है फ्लो इंडेक्स बिहेवियर। ठीक है, ये आपका फ्लो इंडेक्स बिहेवियर। देन इसके बाद, इस फ्लो इंडेक्स बिहेवियर के बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। अब यहाँ पे चूंकि ये शेयर स्ट्रेस का जिक्र हो रहा है, तो इसी शेयर स्ट्रेस के लिए मैंने फिर यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया कि ये हमारा क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तक समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और देखते हैं